बच्चों, मोल कंसेप्ट के प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इक्विवेलेंट कंसेप्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया, इसमें बोला गया है व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर KMnO4 इन मिलीलीटर इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विथ 0.45 ग्राम्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। कुल मिला के यहां पर बात कर रहा है KMnO4 और ऑक्सैलिक एसिड के बीच रिएक्शन की। चलिए लिखते हैं यहां पर KMnO4 ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। ऑक्सैलिक एसिड क्या हो जाएगा? H2C2O4। ठीक है, अब दोनों के बीच की रिएक्शन को पहले लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे ध्यान से समझिएगा। KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा? जब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या करेगा? ये खुद रिड्यूस होगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। बात आता है सर ये किस में रिड्यूस होगा? तो हम पहले से ही जानते हैं KMnO4 के ऑक्सीडाइजिंग नेचर के बारे में। अगर एसिडिक मीडियम हुआ तो KMnO4 रिड्यूस होकर के बनाएगा मैग्नीज 2+। यहां ऑक्सैलिक एसिड लिया गया है तो ऑब्वियस है मीडियम कैसा है? एसिडिक है। ठीक है, और साथ में एसिड भी ऐड किया जाता है, बट यहां नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं कि ऑक्सैलिक एसिड है तो मीडियम एसिडिक हो गया। नहीं तो यहां पर वैसे एसिडिक मीडियम के लिए सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं एसिडिक मीडियम, तो H+ आ गया। अब क्या होगा? ये KMnO4 एसिडिक मीडियम में रिड्यूस होगा Mn2+ में। ठीक है, ये Mn2+ में रिड्यूस हो गया तो दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। तो भाई ऑक्सैलिक एसिड किस में ऑक्सीडाइज होगा? जरा ध्यान समझिएगा। ऑक्सैलिक एसिड के अंदर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +3 है। ऑक्सैलिक एसिड के अंदर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। तो बताइए कार्बन जब ऑक्सीडाइज होगा तो इसके आगे कहां जा सकता है? तो कार्बन में +3 से आगे जो अगला पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर है वो +4 है, जो कि कार्बन का हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर है। तो H2C2O4 यहां पर ऑक्सीडाइज होकर के क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +4। ये हो गया। अब यहां पर चूंकि ये रेडॉक्स रिएक्शन है तो हमको यहां पर रेडॉक्स के कंसेप्ट से वैलेंसी फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो हम क्या देखेंगे? KMnO4 के अंदर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर है +7। KMnO4 के अंदर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर है +7। यहां पर मैग्नीज +7 से +2 में रिड्यूस हुआ है, +7 से +2 में गया, 5 का चेंज, और 1 KMnO4 के अंदर सिर्फ एक मैग्नीज है, तो यहां पर इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 5। इसका वैलेंसी फैक्टर निकाल लिया। ऑक्सैलिक एसिड का वैलेंसी फैक्टर निकालते हैं तो बोलेंगे यहां पर कार्बन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है, +3 से +4 में गया, 1 का चेंज है, लेकिन एक ऑक्सैलिक एसिड में 2 कार्बन है, तो ओवरऑल चेंज 2 का होगा, तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 2। सर हम वैलेंसी फैक्टर क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम क्वेश्चन को इस तरीके के किसी भी क्वेश्चन को इक्विवेलेंट कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर इजीली मिल जाएगा। और इक्विवेलेंट कंसेप्ट सॉल्व करने के लिए या इक्विवेलेंट कंसेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें वैलेंसी फैक्टर की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, ये हो गया बात इतना। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या क्या डेटा दिया गया उस पर ध्यान देते हैं। क्या क्या डेटा दिया गया उस पर ध्यान देते हैं। KMnO4 के बारे में क्या दिया गया है? बोला गया है व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर KMnO4, मतलब इसकी मोलरिटी कितनी है? 0.1 मोलर है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर KMnO4 इन ml इज रिक्वायर्ड, मतलब इसका वॉल्यूम आपको बताना है मिलीलीटर में कि इसका कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है। किस लिए? टू कंप्लीटली रिएक्ट्स विथ 0.45 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, तो इसका मास कितना है? 0.45 ग्राम। ये हो गया हमारे पास डेटा। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करें? सर यहां पर मोलरिटी और वॉल्यूम दिया है, यहां पर मास दिया है, क्या फर्क पड़ता है? मास से इक्विवेलेंट कैसे निकालना है? W/EW से निकालना है। मोलरिटी से कैसे निकालना है? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर करेंगे तो मोल आएगा, इंटू वैलेंसी फैक्टर करेंगे तो इक्विवेलेंट हो जाएगा। हमें मोलरिटी से इक्विवेलेंट निकालना आता है। मास दिया हो तो W/EW करेंगे, इससे इक्विवेलेंट आ जाएगा।
हमें जैसा डेटा देगा वैसा हम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पहले से जानते हैं। जैसा भी डेटा दे दे, इक्विवेलेंट को लिखने का हर एक वो तरीका हमें पता है जो एग्जामिनर पूछ सकता है। और अगर हमें हर एक तरीका पता है इक्विवेलेंट को लिखने का तो फिर घबराने की क्या बात, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए यहां पर देखिएगा, लेकिन यहां वॉल्यूम किसने पूछा है, एमएल में पूछा है। यहां पर किसने पूछा है, वॉल्यूम एमएल में। थोड़ी देर के लिए समझिएगा, अगर आप मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन एमएल करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, मिलीमोल मिलेगा। मिलीमोल को वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, मिली इक्विवेलेंट मिलेगा। चलो ठीक है, इधर मास दिया है, अगर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास किया तो क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट। काम की बात क्या है, ध्यान से समझिएगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन एमएल किया, मिलीमोल मिला, मिलीमोल इंटू वैलेंसी फैक्टर किया तो यहां पर मिली इक्विवेलेंट मिलेगा। मास अपॉन इक्विवेलेंट मास किया तो इक्विवेलेंट मिलेगा। हमने क्या सीखा है, आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो एक ही प्रिकॉशन ध्यान रखना है, आप एक इक्विवेलेंट को, एक के इक्विवेलेंट को दूसरे के इक्विवेलेंट से इक्वेट कर सकते हैं, एक के मिली इक्विवेलेंट को दूसरे के मिली इक्विवेलेंट से इक्वेट कर सकते हैं। लेकिन कभी भी गलती से ध्यान रखिएगा, एक का इक्विवेलेंट और दूसरे का मिली इक्विवेलेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब यहां पर एक तकलीफ क्या आ गई, तकलीफ यहां पर यह आ गई है कि फर्स्ट केस में अगर हम वॉल्यूम एमएल में यूज करते हैं तो हमारा आंसर यहां पर मिली इक्विवेलेंट में आने वाला है और यहां पर दूसरे वाले केस में इक्विवेलेंट में आने वाला है। तो कोई बड़ी बात नहीं, हम दोनों को इक्विवेलेंट में बदल देंगे। इसको इक्विवेलेंट तो है ही, बदलने की जरूरत नहीं, इस मिली इक्विवेलेंट को इक्विवेलेंट में चेंज कर लेंगे। सर कैसे चेंज कर लेंगे, तरीका क्या होगा, तो हम पहले से जानते हैं, पहले भी हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया है तो हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम जानते हैं, मान लीजिए मिलीमीटर होता है, मान लीजिए कि मिलीमीटर होता है तो आप क्या करते हो, 10⁻³ मीटर कर देते हो, ठीक है ना। मान लीजिए मिलीलीटर होता है तो आप क्या कर देते हो, 10⁻³ लीटर कर देते हो। मान लीजिए मिली मोल होगा तो क्या करोगे, 10⁻³ मोल कर दोगे। मान लीजिए मिली इक्विवेलेंट होगा तो 10⁻³ इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये तो आप पहले से जानते हैं, तो जब आप जानते हैं तो अप्लाई करिए, उसमें क्या है। क्लियर हुआ बात, इतना बता इसलिए रहा हूं हर छोटी छोटी बात की आप एग्जाम में कोई गलती करके ना आ जाइए। चलिए तो आगे करते हैं सॉल्व। यहां पर मोलरिटी दिया है तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम एमएल में पूछा है तो लिखेंगे वॉल्यूम इन एमएल। ऐसा करने से ये क्या मिला, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन एमएल, मिलीमोल मिला। मिलीमोल को वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिला, मिली इक्विवेलेंट मिला। मिली इक्विवेलेंट को 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्विवेलेंट मिल गया। थोड़ा सा मैं इसके पहले ये लिख देता हूं ताकि जब आप कभी भी रिवीजन करें तो आपको क्लियरिटी रहे आपने किया क्या है। हमने यहां पर किया क्या है, हमने लिखा इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ H2C2O4 और इसमें क्या लिख देंगे, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, मिलीमोल हुआ, इनटू वैलेंसी फैक्टर मिली इक्विवेलेंट हुआ, इनटू 10⁻³ इक्विवेलेंट हो गया। इधर मोलरिटी वाला टर्म यूज किया। इधर देखिएगा तो आपको क्या दिखाई देता है, यहां पर मास लिया गया 0.45 ग्राम। अगर मास लिया है या मास का वैल्यू दिया है तो यहां पर क्या यूज करेंगे, W/EW यूज करेंगे, W/EW यूज करेंगे। अब डेटा पुट कर देते हैं, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। चलिए देखते हैं मोलरिटी कितना इधर दिया है 0.1 इंटू वॉल्यूम तो बताना ही है ml में तो Vml लिख देते हैं, इंटू वैलेंसी फैक्टर कितना आया था, वैलेंसी फैक्टर आया था 5 इंटू 5 10⁻³ इक्वल टू मास कितना दिया था 0.45 ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास लिखना पड़ेगा। ऑक्सैलिक एसिड है तो इक्विवेलेंट मास कैसे लिखेंगे मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, तो मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। चलिए मोलर मास कितना है इसका, 2 हाइड्रोजन है तो 2, कार्बन है 2 तो 24 और 16 × 4 64, कितना हो गया ये
4 4 8 प्लस 2 0 6 प्लस 2 90, मोलर मास हो गया 90। और वैलेंसी फेडर हमने सॉल्व किया, कितना आया था ऑक्जेलिक एसिड के लिए 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 90/2, ये कितना आ जाएगा 45। तो यहाँ पर हम इक्विवेलेंट मास का वैल्यू ऑक्जेलिक एसिड के लिए जब सॉल्व करते हैं तो कितना दिखाई दे रहा है 90/2 की 45, तो यहां पर रख देंगे डिवाइडेड बाई 45, ये हो गया। अब इसके आगे सॉल्व कर लेते हैं, देखिएगा ध्यान से 0.45/45 ये कितना हो जाएगा 10⁻²। यहां क्या हो जाएगा ये देखिए 5 और 10⁻³ और 10⁻1 10⁻4 हो जाएगा, तो V ml इंटू 5 इंटू 10⁻⁻4, 10⁻², 10⁻⁻4, यहाँ 10⁻⁻2 बचेगा, उधर जाएगा तो 100 हो जाएगा, 100/5 कितना हो जाएगा 20। यहाँ से वैल्यू आ जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 20 और यहाँ ml में आएगा आंसर तो 20 ml। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन देख करके डरना नहीं है कि बाप रे बाप क्या क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन कैसा भी हो, इक्विवेलेंट कंसेप्ट अगर परफेक्ट है तो आप इस तरीके क्वेश्चन को तो ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, इजीली सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसको नोट करते हैं। पहले सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को नोट करिए, जल्दी से वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद सोल्यूशन नोट करिए, जितना दिखाई दे रहा है पहले वो नोट कर लीजिए। अभी नोट करिए। हाँ तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। चलिए यहां क्वेश्चन दिया गया है 0.2 मोलर 100 ml K2Cr2O7 completely reacts with 0.3 molar x liter FeSO4 in acidic medium x is, यहां पर है ये x is x is, ठीक है, ये क्वेश्चन है अपने पास। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, क्वेश्चन में बोला गया कि यहां पर K2Cr2O7 है, K2Cr2O7 है और ये रिएक्शन कर रहा है FeSO4 के साथ, रिएक्शन कर रहा है FeSO4 के साथ, किसमें एसिडिक मीडियम में। तो पहले तो रिएक्शन लिख लेते हैं, क्योंकि यहां पर K2Cr2O7 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो रेडॉक्स रिएक्शन का कंसेप्ट लगेगा। रेडॉक्स रिएक्शन में वैलेंसी फेडर निकालने के लिए पता होना चाहिए कि इधर क्या बनेगा, प्रोडक्ट साइड में क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। K2Cr2O7 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद क्या होगा, रिड्यूस, और दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो K2Cr2O7 यहां पर रिड्यूस होकर के किस में जाएगा, क्रोमियम 3+ में जाएगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो जरा देखिए FeSO4 बोला गया, इस FeSO4 में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2। तो जब Fe+2 ऑक्सीडाइज होगा तो इससे आगे का ऑक्सीडेशन नंबर क्या पॉसिबल है, Fe3+ पॉसिबल है। तो यहां पर Fe2+ ऑक्सीडाइज होकर के दे देगा Fe3+। चलिए वैलेंसी फेडर लिख लेते हैं। K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +6, क्रोमियम यहां पर +6 से +3 में गया, 3 का चेंज, लेकिन यहां 2 क्रोमियम है तो नेट चेंज 6 का होगा, तो वैलेंसी फेडर हो जाएगा इसके लिए 6। इधर लिखते हैं Fe यहां पर +2 है, से +3 में गया, 1 का चेंज, और यहाँ एक ही Fe है, इस एक
यूनिट ऑफ FeSO4 के अंदर, तो यहाँ पर इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 1। भाई रेडॉक्स चेंज अगर आ गया तो फिर हम लोग कैसे देखेंगे वैलेंसी फैक्टर? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल से देखेंगे। चलिए ये हो गई बात यहाँ पर। अब डेटा लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है 0.2 मोलर 100 ml K2Cr27, तो यहाँ पर K2Cr27 है 0.2 मोलर और ml कितना 100 ml, रिएक्ट्स विथ 0.3 मोलर, रिएक्ट्स विथ 0.3 मोलर x लीटर FeSO4, ये x लीटर है और x का वैल्यू ही आपको बताना है। चलिए डेटा लिख लिया हमने। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ ml है, यहाँ लीटर है, तो अगर मैं ml यूज करूंगा तो मिली इक्विवेलेंट आएगा, और अगर लीटर यूज करके सॉल्व करूंगा तो इक्विवेलेंट आएगा। और हमने क्या सीखा है, दोनों तरफ या तो इक्विवेलेंट रखिए या दोनों तरफ मिली इक्विवेलेंट रखिए। तो चलिए ऐसा ही करते हैं। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, पहले मैं लिख देता हूं यहां पर इक्विवेलेंट ऑफ, इस तरफ कौन है K2Cr2O7, इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4। हम दोनों तरफ इक्विवेलेंट लिखने वाले हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिएगा। यहां पर मोलरिटी दिया है, बहुत बढ़िया बात है, मोलरिटी रहने दीजिए। वॉल्यूम दिया है ml में, कोई दिक्कत नहीं, वॉल्यूम ml में रहने दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, मिली मोल आएगा। मिली मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा। और मिली इक्विवेलेंट को 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्विवेलेंट हो जाएगा। हो गया ना काम अपना। फिर देखिएगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, मिली मोल हुआ, मिली मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, मिली इक्विवेलेंट हुआ। मिली इक्विवेलेंट को इक्विवेलेंट में बदलना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए बहुत अच्छी बात है। इक्वल टू, इस तरफ क्या है, मोलरिटी दिया है 0.3, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, इस तरफ भी लिख देता हूं यहां पर। ये फर्स्ट वाले के लिए डेटा हो गया, मतलब किसके लिए, K2Cr2O7 के लिए, K2Cr2O7 के लिए। सेकेंड साइड में क्या दिया है, मोलरिटी दिया है, लेकिन यहां वॉल्यूम देखिए लीटर में दिया है। तो वॉल्यूम अगर लीटर में लेंगे तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर क्या मिलेगा, मोल मिलेगा। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वैलेंसी फैक्टर से, तो इक्विवेलेंट मिल जाएगा। कुछ और करने की जरूरत है नहीं। तो जरा ध्यान समझिएगा, यहां पर वॉल्यूम ml में दिया था तो मिली मोल मिला, वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर मिली इक्विवेलेंट मिला। मिली इक्विवेलेंट को हमने इक्विवेलेंट में बदल दिया 10⁻³ मल्टीप्लाई करके। लेकिन यहाँ वॉल्यूम लीटर की यूनिट में दिया गया है, तो वॉल्यूम अगर लीटर में लिया तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, मोल मिला, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर इक्विवेलेंट मिल गया। अब जरा ध्यान से देखिए, इधर इक्विवेलेंट है, उधर भी इक्विवेलेंट है, सिर्फ डेटा पुट करिए और आंसर लेके चले जाइए। चलिए, मोलरिटी कितना दिया इधर 0.2 इंटू वॉल्यूम कितना है 100 ml इंटू वैलेंसी फैक्टर हमने सॉल्व किया था, कितना आया था 6। वैलेंसी फैक्टर सॉल्व किया था, कितना आया था 6 इंटू 10⁻³ ये इधर का काम हो गया। उधर चलते हैं। मोलरिटी कितना है 0.3, वॉल्यूम x लीटर है तो x लिख देता हूं, काम चल जाएगा, इंटू वैलेंसी फैक्टर 1 आया था, तो वैलेंसी फैक्टर का वैल्यू कितना 1। अब इसके आगे तो कैलकुलेशन है, कर लेते हैं कैलकुलेशन। देखिएगा ध्यान से, x का वैल्यू बताना है तो 0.3 नीचे लेके आ जाओ, काम खत्म। तो 0.2 और 0.3 में से यहाँ नीचे सिर्फ ऊपर 2 और नीचे 3 बचेगा। 6/3 कितना हो जाएगा 2, 2 इंटू 2 4, और ये 10⁻², यहाँ पर देखिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 100 इंटू 6 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 0.3, ये हो जाएगा 0.2.3, यहाँ बचेगा 2/3, 6/3 कितना 2, 2 इंटू 2 कितना 4 हो गया, इंटू यहाँ पर 100 और यहाँ पर 10⁻³ तो कितना बचेगा 10⁻⁻1, तो ये आ जाएगा कितना 0.4 लीटर। x इज इक्वल टू हो गया 0.4 लीटर, तो x का वैल्यू हो गया 0.4।
क्लियर हुआ बात इतना? ये आ गया यहाँ पर अपना सॉल्यूशन। बहुत इजी क्वेश्चन है, डरना मना है। क्वेश्चन देख के बिल्कुल नहीं डरना है, कितना भी खतरनाक कंसेप्ट हो, कितना भी खतरनाक तरीके से क्वेश्चन पूछा गया हो, अगर हम कंसेप्चुअली स्ट्रांग है तो हम क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। चलिए जल्दी से पहले वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट करिए जल्दी से। उसके बाद अब सॉल्यूशन नोट करिए, पहले जितना दिख रहा है उतना नोट कर लीजिए। उसके आगे ये नोट करिए, और अब ये नोट कर लीजिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखिए ध्यान से क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया 4.5 ग्राम ऑफ 4.5 ग्राम ऑफ मेटल, इक्विवेलेंट मास दिया 9 ग्राम पर इक्विवेलेंट, रिएक्ट्स विथ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस विच इज लिबरेटेड एट STP। अब देखिए क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करना चाहे, देखो जितने भी क्वेश्चन मैंने पीछे सॉल्व कराए उनको आप मोल के कंसेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट इक्विवेलेंट के कंसेप्ट से सॉल्व करने में क्या फायदा होता है, क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाता है कि उसको कैसे अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है। मोल में थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है, इसका इतना मोल तो उसका इतना मोल, ये सब नाटक तामझाम ज्यादा रहता है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिएगा ध्यान से। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यहां पर देखिए बोला गया एक मेटल है, इसको HCl के साथ रिएक्शन कराया गया और ऐसा करने से हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ है। ठीक है, और क्या बना होगा भाई, यहां से मेटल इस H+ को हटा दिया होगा और उससे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ, और मेटल जो क्लोरीन के साथ Cl- के साथ कंबाइन होकर के मेटल आयन में कन्वर्ट होकर के बनाएगा मेटल क्लोराइड होगा। तो मान लेते हैं मेटल क्लोराइड का फॉर्मूला है MClN। ठीक है, अपने को इससे मतलब है नहीं। अब जो डेटा दिया गया उस पर ध्यान देते हैं। मेटल दिया गया 4.5 ग्राम और इसका इक्विवेलेंट मास दिया गया है 9 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ठीक है, और जो हाइड्रोजन गैस यहां पर लिबरेट हुआ है इसका वॉल्यूम पूछा है। क्लियर हुआ बात? इतना ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मेटल यहां पर HCl के साथ रिएक्शन किया, हाइड्रोजन गैस लिबरेट किया, जो हाइड्रोजन गैस निकला है उसका वॉल्यूम बताना है STP पर। यहां पर आपको बताना क्या है, वॉल्यूम ऑफ H2 गैस एट STP। यही आपके लिए क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें सर, इक्विवेलेंट कंसेप्ट सॉल्व करें, उसमें क्या पूछने की क्या जरूरत है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। देखिए यहां मास दिया और इक्विवेलेंट मास दिया, तो हम लोग यहां पर क्या लिख लेंगे, यहां पर पहले तो ऐसा लिख लेंगे इक्विवेलेंट ऑफ मेटल का डेटा दिया है, तो इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान समझिएगा। यहां पर इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन, अब यहां पर कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर हम लिख लेते हैं इक्विवेलेंट ऑफ मेटल। कैसे लिखेंगे, मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इक्वल टू, इधर कैसे लिखें, सुनिएगा ध्यान से। यहां पर आपसे वॉल्यूम पूछा है। क्या पूछा है आपसे, वॉल्यूम किसका, हाइड्रोजन गैस का। तो अगर हमें हाइड्रोजन का वॉल्यूम पता करना है तो हाइड्रोजन के मोल्स पता होने चाहिए।
भाई अगर हाइड्रोजन का वॉल्यूम पता करना है तो हाइड्रोजन के मोल्स पता होने चाहिए, गैस है ना, तो हम लोग अगर मोल पता है तो मोल इनटू हम लोग पहले से जानते हैं कि मोल इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन 22.4 लीटर एट STP। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N इंटू 22.4 लीटर। तो अगर हमें हाइड्रोजन का मोल पता चल जाए, अगर हमें हाइड्रोजन का मोल पता चल जाए तो हम उसका वॉल्यूम पता कर लेंगे। हाइड्रोजन गैस है और STP की कंडीशन दिया है। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे आगे ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, बहुत से लोग यहां गलती करते हैं। इसको मैं लिखूंगा क्या, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ हाइड्रोजन H2। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर इसका मास कितना दिया गया था, 4.5 ग्राम। मास कितना दिया गया था, 4.5 ग्राम। और इक्विवेलेंट मास कितना दिया गया था, 9। तो मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास 9। मेटल के लिए तो लिख लिया डेटा, इक्वल टू मोल तो पता ही करना है भाई, मोल पता चलेगा तो वॉल्यूम पता कर लेंगे, इनटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ हाइड्रोजन। इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा मिस्टेक होता है। फिलहाल आपको वैलेंसी फैक्टर किसका पता करना है, आपको पता करना है वैलेंसी फैक्टर किसका, हाइड्रोजन का। ध्यान रखिएगा, आपको वैलेंसी फैक्टर किसका पता करना है, आपको वैलेंसी फैक्टर किसका पता करना है, हाइड्रोजन का। वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2, आपको H2 का वैलेंसी फैक्टर पता करना है। सबसे ज्यादा यहीं पर गलती होती है। लोग क्या गलती करते हैं, वो H+ का आंसर लिख के आ जाते हैं वैलेंसी फैक्टर में। अभी आपको H2 के लिए पता करना है, जरा ध्यान से देखिए। H2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। रिवर्स में जाके देखोगे तो यहाँ H+ कितना था, +1। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, H2 का वैलेंसी फैक्टर चाहिए ना, तो आप बोलेंगे सर 0 से +1 गया, उल्टा जाके देखना पड़ेगा क्योंकि H2 है। H2 तो यहां पर बैठा है प्रोडक्ट साइड में, और आपको प्रोडक्ट में बैठे हुए H2 का वैलेंसी फैक्टर पता करना है। तो क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे, रिवर्स में जाएंगे। आप बोलेंगे सर यहां पर 0 से +1 में गया, 0 से +1 में गया है, यहां पर 1 का चेंज है, लेकिन यहां 2 हाइड्रोजन एटम है, तो नेट चेंज 2 का आएगा। इस H2 का वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 2। यही एक ऐसा पॉइंट है जहां पर मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। क्यों, क्योंकि वो यहां पर H+ का वैलेंसी फैक्टर लिख करके आ जाते हैं। कभी भी गलती से H+ का वैलेंसी फैक्टर नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको -1 मिल जाएगा। अगर आप बात कर रहे हैं H2 की, तो वैलेंसी फैक्टर भी तो H2 का ही होना चाहिए। ये कहां से आया, H2 0 से +1 में गया है। H2 यहां पर देखिए 0 में है, 0 से किस में जा रहा है, H2। ध्यान से देखिए, H2 यहां पर 0 में है, और 0 से H2 किस में जा रहा है, +1 में जा रहा है। 0 से +1 में जा रहा है। H2 रिवर्स में जाके देखना पड़ेगा क्योंकि आप H2 का देखना चाहते हैं। H2 इधर बैठा है तो उसके लिए दूसरा कंपोनेंट H+ उधर बैठा हुआ है। आप बोलेंगे सर 0 से +1 में गया, 1 का चेंज है, लेकिन एक H2 के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम है, तो ओवरऑल चेंज 2 का होगा, इसका वैलेंसी फैक्टर 2 आएगा। बहुत से लोग यहाँ गलती से 1 वैलेंसी फैक्टर लिख करके आ जाते हैं। क्लियर हुआ बात इतना। इसको हम और दूसरे तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं, बट यहाँ पर मुझे ये वैलेंसी फैक्टर का कंसेप्ट सिखाना था, इसलिए मैंने ये मेहनत किया। और बोल देंगे यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर कितना, इसका 2। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहां से कितना आ जाएगा, देखिए 4.5 और ये 9, तो ये आ जाएगा 1/2 और 2 नीचे आएगा, तो मोल यहां पर आ जाएगा कितना, 1/4। मोल आ गया 1/4, तो वॉल्यूम भी आ जाएगा, गैस है तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 1/4 डिवाइड बाई, अगर लीटर में चाहिए तो 22.4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मिलीलीटर में चाहिए होता तो 22,400 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, यहां पर हमको लीटर में चाहिए मान लो, तो ये कितना हो जाएगा, यहां से V इज इक्वल टू हो जाएगा 22.4/4 कितना, 5.6 लीटर। ये आ गया आंसर। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा अप्रोच भी क्या हो सकता है वो भी देख लीजिए। लिख देता हूं मैं सॉल्यूशन 2। ठीक है, यहां पर आपको दिया गया मेटल ने
HCl के साथ रिएक्शन किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और यहां पर H2 गैस लिबरेट किया, साथ में मेटल क्लोराइड बनाया, मान लो MClN। आप सीधा सीधा क्या लिखेंगे यहां पर, इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन। फिर यहां से आप क्या लिख देंगे, इक्विवेलेंट ऑफ मेटल को लिख देंगे मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू, यहां पे लिख देंगे मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। लेकिन इस तरफ कौन होगा, इस तरफ होगा हाइड्रोजन, और यहां पर कौन होगा, मेटल। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इसके आगे आप सॉल्व करेंगे तो आप यहां पर मेटल का मास दिया गया है 4.5 ग्राम और इक्विवेलेंट मास दिया है 9 ग्राम पर इक्विवेलेंट, लिख दिया। इधर हाइड्रोजन का मास पता कर लेते हैं कितना मास आने वाला है, क्योंकि वो नहीं पता अपने को, कोई दिक्कत नहीं, तो W लिख देते हैं, मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास निकालना है, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास निकालना है तो आप H+ का निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, मास इसका कितना 1 और वैलेंसी फेटर कितना 1, 1/1 कितना 1। भाई मैंने आपको सिखाया था इक्विवेलेंट मास ऑफ H2, इक्विवेलेंट मास ऑफ H+ और इक्विवेलेंट मास ऑफ H-, तीनों सेम होते हैं, इक्विवेलेंट मास सेम होते हैं, वैलेंसी फैक्टर थोड़ी सबके सेम है। यहां पर वैलेंसी फैक्टर कितना मिल रहा है 2, और यहां पर कितना मिल रहा है वैलेंसी फैक्टर 1 मिल रहा है। मास की बात करें H2 के लिए मास कितना है 2, तो 2/2 कितना 1 इक्विवेलेंट मास है। यहां मास कितना 1, तो 1/1 1 इक्विवेलेंट मास है, यहां पर भी इसी तरीके से 1 आ गया। तो इक्विवेलेंट मास की बात करें तो H2 और H+ या फिर H- तीनों के लिए इक्विवेलेंट मास का वैल्यू सेम है, लेकिन वैलेंसी फैक्टर सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहां इक्विवेलेंट मास ऑफ H2 लिखेंगे, कितना आएगा 1 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से हम लोग निकाल लेंगे मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 1/2। देखिए मास पता है तो मोल निकाल लेंगे, कैसे, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाल लेंगे कैसे, मास अपॉन मोलर मास। H2 का मोलर मास कितना 2, तो यहां पर 1/4 मोल हो गया। मोल पता है तो वॉल्यूम निकाल लेंगे, कैसे, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, मोल पता है इंटू 22.4 लीटर कर देंगे, तो यहां से हमको वॉल्यूम आ जाएगा STP पर कितना 5.6 लीटर। ये हो गया। अगर आप भूल गए तो याद दिला देता हूं, ठीक है, हाइड्रोजन का कंसेप्ट। जो हमने पहले सॉल्व किया है उसको थोड़ा सा याद दिला देता हूं। ये देखिए हमने सॉल्व किया था इक्विवेलेंट मास ऑफ H+, H- एंड H2, कितना मिला था 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम, पहले सॉल्व कर चुके हैं। देखिए ये सब के लिए 1 ग्राम मिला था। चलिए वही तो कंसेप्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो ये ध्यान से समझने की जरूरत है, इक्विवेलेंट मास सेम है, वैलेंसी फैक्टर नहीं सेम है। चलिए तो ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। काम की बात आप समझ गए हैं भाई। आपको देखिए काम की बात, सबसे जरूरी बात क्या है, आप कंसेप्ट को समझ जाइए, उसके बाद कुछ नहीं होता। यहां पर काम की बात क्या है, अगर आपको H2 के लिए सॉल्व करना है, H2 के लिए वैलेंसी फैक्टर सॉल्व करना है, तो H2 का दूसरा कंपोनेंट H+ इधर बैठा हुआ है, तो उल्टा जाके चेक करना पड़ेगा। आप बोलेंगे 0 से +1 गया, 1 का चेंज, यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो ओवरऑल चेंज 2 का, तो इस H2 का वैलेंसी फैक्टर है 2। बस इतनी बात है। वहीं H+ का देखना होता तो क्या बोलते, +1 से 0 में गया
+1 से 0 में गया 1 का चेंज, और एक ही H है यहाँ पर, तो वैलेंसी फेटर इसका 1, H+ का वैलेंसी फेटर 1 मिल रहा है, जबकि H2 का कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो वैलेंसी फेटर के लिए जो आपको रेडॉक्स में कंसेप्ट सिखाए गए हैं उसको भूलिएगा नहीं, क्योंकि अगर आप वो भूल गए तो फिर तो खेल बिगड़ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नोट करिए, सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट करिए पहले, ठीक है। अब उसके बाद सोल्यूशन नोट करिए, जितना दिख रहा है उतना पहले नोट कर लीजिए। उसके आगे ये नोट करिए। अब सोल्यूशन 2 भी नोट कर सकते हैं आप चाहें तो वीडियो पॉज करके सेकंड सोल्यूशन भी नोट कर लीजिएगा, सॉल्व करने का दूसरा तरीका, ठीक है। इसके बाद आगे नोट करिए, जल्दी नोट करिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करिए। वीडियो पॉज कर लीजिए और इस क्वेश्चन को आप खुद से एक बार ट्राई करिए, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन में बोला गया है 0.2 मोलर 300 ml K2Cr2O7 completely reacts with 600 ml of ferrous oxalate. कैलकुलेट। फर्स्ट बोला गया मोलरिटी ऑफ फेरस ऑक्जेलेट, सेकंड बोला गया मोलरिटी ऑफ फेरस आयंस, थर्ड बोला गया मोलरिटी ऑफ ऑक्जेलेट आयंस, और फोर्थ बोला गया मोलरिटी ऑफ आयंस। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहले देखिए, रिएक्शन में K2Cr2O7 और फेरस ऑक्जेलेट लिया गया है। रिएक्शन के अंदर K2Cr2O7 और फेरस ऑक्जेलेट लिया गया है। फेरस ऑक्जेलेट FeC2O4 हो जाएगा। रिएक्शन लिखना पड़ेगा। K2Cr2O7 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए खुद रिड्यूस होगा। सर किस में रिड्यूस होगा? तो क्रोमियम 3+ में रिड्यूस होगा। दूसरों को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। तो किस में ऑक्सीडाइज करेगा? Fe यहां पर +2 में है, तो Fe+2 से आगे जाएगा तो किस में? +3 में। C2O4 2- में कार्बन +3 में है, तो कार्बन +3 से आगे जाएगा तो +4 में क्या मिलेगा? CO2। ये हो गया। यहां पर ये रिएक्शन लिख लिया हमने। अब यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं। K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर +2, कार्बन का कितना? +3। क्रोमियम +3 है, Fe+3 और कार्बन यहां पर +4 है। ये हो गया। अब यहां पर इससे वैलेंसी फेटर का वैल्यू लिख लेते हैं, क्योंकि उसके बिना तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो K2Cr2O7 +6 से +3 में गया। K2Cr2O7 का क्रोमियम +6 से +3 में गया। टोटल 3 का चेंज है एक क्रोमियम के लिए, लेकिन यहाँ तो 2 क्रोमियम है, तो ओवरऑल चेंज 6 का आएगा। तो यहाँ पर इसका वैलेंसी फेटर कितना हो जाएगा? 6। इधर देखते हैं, Fe यहाँ +2 से +3 में गया। Fe+2 से +3 में गया और एक ही Fe है, तो Fe के कारण 1 का इंक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर में। कार्बन यहाँ +3 से +4 में गया, 1 का इंक्रीज है, लेकिन यहाँ 2 कार्बन है, तो ओवरऑल इंक्रीज 2 का हुआ कार्बन के कारण। तो पूरे मॉलिक्यूल में नेट इंक्रीज कितने का है? 1 + 2 3 का। तो यहाँ पर इस FeC2O4 के लिए वैलेंसी फैक्टर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये हो गया। अब जो डेटा दिया गया वो लिख लेते हैं पहले। 0.2 मोलर एंड 300 ml K2Cr2O7, 0.2 मोलर एंड 300 ml, और यहां पर
600 ml K2Cr2O7 है, ये 600 ml K2Cr2O7 है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? फर्स्ट में पूछा गया मोलरिटी ऑफ फेरस ऑक्सिलेट, सेकंड में पूछा गया मोलरिटी ऑफ फेरस आयंस, थर्ड में पूछा गया मोलरिटी ऑफ ऑक्सिलेट आयंस, और फोर्थ में पूछा गया मोलरिटी ऑफ आयंस। कुल मिला के मोलरिटी की बात कर रहा है। तो पहले हम क्या करते हैं, इस फेरस ऑक्सिलेट की ही मोलरिटी निकाल लेते हैं। तो यहां पर इसका वॉल्यूम लिया गया है 600 ml, और इसकी सबसे पहले तो इसकी मोलरिटी सॉल्व कर लेते हैं फेरस ऑक्सिलेट की। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां मोलरिटी दिया, वॉल्यूम ml में है, यहां मोलरिटी पूछा, वॉल्यूम ml में है। अगर वॉल्यूम ml में है दोनों तरफ, इधर भी ml उधर भी ml, तो हमको जो भी वैल्यू मिलेगा मल्टीप्लाई करने पे, जो भी मल्टीप्लाई करेंगे, हम समझते हैं क्या मल्टीप्लाई करना है, मिली इक्विवेलेंट में मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, मिली इक्विवेलेंट्स को इक्वल कर देंगे। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ, इधर क्या है हमारे पास K2Cr2O7, K2Cr2O7 इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ, मिली इक्विवेलेंट ऑफ दूसरी तरफ क्या है FeC2O4 फेरस ऑक्सिलेट। अब जरा देखिएगा, यहां पर इसका मिली इक्विवेलेंट निकालना है। देखिए 0.2 मोलरिटी है, मोलरिटी वॉल्यूम किस में है, ml में है, तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, ये क्या आएगा, मिली मोल आएगा। मिली मोल को वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिली इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो यहां पर K2Cr2O7 का मिली इक्विवेलेंट लिख दिया इक्वल टू, यहां पर भी मोलरिटी की बात कर रहा है, तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml करने से क्या मिला हमको, मिली मोल मिला। मिली मोल को वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिली इक्विवेलेंट मिल जाएगा। किसके लिए, FeC2O4 के लिए। ठीक है, चलिए तो आगे सॉल्व करते हैं। क्या क्या डेटा दिया गया उसको ध्यान से देखते हैं। यहां पर इसका मोलरिटी कितना, 0.2 इंटू वॉल्यूम कितना 300 ml इंटू वैलेंसी फैक्टर हमने सॉल्व किया था, कितना आया था 6 इंटू 6 इक्वल टू, दूसरी तरफ देखते हैं, मोलरिटी तो पता ही करना है यहां पर, दूसरी तरफ तो मोलरिटी फाइंड आउट ही करना है। m इंटू वॉल्यूम कितना है 600 ml इंटू वैलेंसी फैक्टर हमने सॉल्व किया था, कितना आया था 3 इंटू 3, ये हो गया। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये 600 है, ये यहां पर मोलरिटी का वैल्यू लिख लेते हैं। मोलरिटी इज इक्वल टू 0.2 इंटू 300 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 600 इंटू 3। जरा ध्यान से देखिए, 300 600 नीचे कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 इंटू 3 6 कैंसिल, 0.2 बचेगा। यहां से मोलरिटी का वैल्यू कितना आ गया, मोलरिटी का वैल्यू कितना आ गया यहां से 0.2। ये किसका मोलरिटी आया, ये आया FeC2O4 का फेरस ऑक्सिलेट का मोलरिटी। दिस इज द मोलरिटी ऑफ FeC2O4, मतलब फेरस ऑक्सिलेट। अब जरा क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। फर्स्ट में पूछा था मोलरिटी ऑफ फेरस ऑक्सिलेट, सेकंड में पूछा था फेरस आयन, थर्ड में पूछा था ऑक्सिलेट आयन, और लास्ट में पूछा था आयंस। चलिए तो जल्दी जल्दी आंसर लिख लेते हैं। ये आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था आपसे मोलरिटी ऑफ फेरस ऑक्सिलेट, मोलरिटी ऑफ फेरस ऑक्सिलेट, तो यहां पर मोलरिटी m ऑफ फेरस ऑक्सिलेट मतलब FeC2O4 कितना आया, 0.2 आ गया। ठीक है, सेकंड में क्या पूछा था, मोलरिटी ऑफ, एक सेकंड एक बार फिर देख लेता हूं, मोलरिटी ऑफ
फेरासाइन, मोलैरिटी ऑफ फेरासाइन, मोलैरिटी ऑफ फेरासाइन, फेरासाइन मतलब Fe2+, तो मोलैरिटी ऑफ Fe2+। तो देखिए एक फेरस ऑक्जेलेट से अगर फेरस ऑक्जेलेट टूटेगा FeC2O4 आयोनाइज होगा तो क्या देगा Fe2+ एंड C2O4 2-। तो अगर इसकी मोलैरिटी m है, इन दोनों की 0-0 है, तो इसके टूटने से इसकी मोलैरिटी कितनी मिलेगी m, और इसकी मोलैरिटी कितनी मिलेगी m, और इसकी फाइनली 0 हो जाती है वैसे तो, बट अपन को जब पूछा इसके बारे में तो हमको m लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा FeC2O4 टूटा तो एक Fe2+ मिला, तो यहाँ पर Fe2+ की मोलैरिटी m और C2O4 की कितनी m, क्योंकि C2O4 2- भी एक ही मिला है। तो यहाँ पर ऐसे भी देख लीजिए, यहाँ पर FeC2O4 के आयोनाइजेशन से आपको 1 Fe2+ मिलेगा, तो 0.2 मोलर FeC2O4 के टूटने पर आपको 0.2 मोलर Fe2+ मिलेगा। थर्ड में पूछा गया मोलैरिटी ऑफ ऑक्जेलेट आयंस, तो मतलब C2O4 2- आयंस, तो फिर वही बात FeC2O4 का 1 यूनिट टूटेगा तो एक C2O4 2- मतलब 1 ऑक्जेलेट आयन देगा, तो 0.2 मोलर FeC2O4 के टूटने से C2O4 2- ऑक्जेलेट आयन कितना मिलेगा, इसके 1 के टूटने से 1 ही C2O4 2- मिलेगा ना, तो 0.2 के टूटने से 0.2 ही मिलेगा, तो इसका मोलैरिटी कितना हो गया 0.2। और उसके बाद पूछा है लास्ट वाले में मोलैरिटी ऑफ आयंस, सभी आयंस का मोलैरिटी पूछा है। तो आयन तो दो ही है ना, एक Fe2+ और दूसरा C2O4 2-। Fe2+ की मोलैरिटी कितनी 0.2, तो यहां पर हम लोग मोलैरिटी ऑफ आयंस में क्या लिख देंगे, मोलैरिटी ऑफ आयंस इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ फेरस आयन मतलब Fe2+ प्लस मोलैरिटी ऑफ ऑक्जेलेट आयन मतलब कि C2O4 2- आयन। तो कितना हो जाएगा, फेरस आयन कितना 0.2 और ऑक्जेलेट आयन कितना 0.2, ये कितना हो गया 0.4। ये हो गया मोलैरिटी ऑफ आयंस। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर, आयंस की मोलैरिटी आ गई। तो यहां पर कैसा भी क्वेश्चन आए उसमें कोई खतरनाक बात थोड़ी है, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ये देखिए सब डेटा लिख दिया मैंने, ये सिंपल सी बात है। जब देखिए मोलैरिटी की जब बात होती है तो यहां पर ये भी होता है भाई एक गया तो एक मिला कि दो मिला, ये देखना पड़ता है। नॉर्मेलिटी में क्या है, इक्विवेलेंट का कंसेप्ट लगता है ना, नॉर्मेलिटी इज बेस्ड ऑन इक्विवेलेंट, वहां सब नाटक नहीं चलता। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मैंने बोला कि Al2SO4 होल थ्राइस है, ये टूटा तो इससे Al3+ और SO4 2- मिला। थोड़ा सा इधर जगह बना के समझाता हूं मैं, आपको ज्यादा अच्छे से कंसेप्ट समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने रिएक्शन लिखा Al2SO4 होल थ्राइस, ये टूटा और इससे हमको मिला 2Al3+ एंड 3SO4 2-। ठीक है, ये बैलेंस हो गया रिएक्शन। मान लीजिए इसका 0.2 मोलर है, तो इसके टूटने से क्या होगा, इसके 1 के टूटने से 2 एल्यूमिनियम आयन मिलते हैं, तो 0.2 मोलर के टूटने से 0.2 × 2 मतलब 0.4 मोलर एल्यूमिनियम आयन्स मिलेंगे। इसके 1 के टूटने से 1 एल्यूमिनियम आयन के आयोनाइज होने से 3 सल्फेट आयन्स मिलते हैं, तो 0.2 मोलर के टूटने से 0.2 × 3 मतलब 0.6 मोलर सल्फेट आयन्स मिलेंगे। ये मोलैरिटी हो गया, क्योंकि मोलैरिटी एक्चुअली बेस्ड किस पे होता है, मोल पर। मोलैरिटी इज बेस्ड ऑन मोल। तो आप क्या बोलते हैं, इसका 1 मोल टूटा तो इसका 2 मोल और इसका 3 मोल बना, तो इसका 0.2 मोलर गया तो इसका 0.4 मोलर मतलब 0.2 × 2 और इसका 0.6 मोलर मतलब कि 0.2 × 3 इतना मोलर बना। लेकिन अगर नॉर्मेलिटी की बात करें तो नॉर्मेलिटी इज बेस्ड ऑन इक्विवेलेंट कंसेप्ट। इक्विवेलेंट में तो ये नहीं रहेगा ना कि इसका 1 इक्विवेलेंट तो इसका 2 तो इसका 3, नहीं, इक्विवेलेंट तो सेम रहेगा, जितना इक्विवेलेंट इसका उतना इक्विवेलेंट इसका उतना इक्विवेलेंट इसका। तो मान लीजिए नॉर्मेलिटी होता, ये होता 0.4 नॉर्मल, एक एग्जांपल के लिए, तो एल्यूमिनियम आयन आपको 0.4 नॉर्मल और सल्फेट आयन भी 0.4 नॉर्मल ही मिलता। मतलब 0.4 नॉर्मल के जाने से ये 0.4 नॉर्मल और ये 0.4 नॉर्मल ही मिलेगा।
ध्यान रखिएगा नॉर्मेलिटी के केस में। लेकिन मोलैरिटी में जिस रेशियो में कोई बन रहा होगा या टूट रहा होगा उसी रेशियो के हिसाब से मोलैरिटी का वैल्यू मिलेगा। ये छोटी सी बात है, बट कई बार क्वेश्चन अगर आ जाए तो बच्चे गलती कर देते हैं। जैसे मैंने ही क्वेश्चन दिया एल्यूमिनियम सल्फेट का, मैंने बोला एल्यूमिनियम सल्फेट का 0.4 नॉर्मल आयनाइज हुआ, तो एल्यूमिनियम आयन कितना नॉर्मल रहेगा, उतना ही रहेगा। चाहे तो आप कैलकुलेशन करके क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई यहां पर बात। चलिए क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लीजिए। वीडियो पॉज करिए, सबसे पहले क्वेश्चन नोट करिए। अभी नोट कर लीजिए। इसके बाद ये नोट कर लीजिए। ये नोट करिए और लास्ट में ये चारों का आंसर लिख लीजिए। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मोल कंसेप्ट का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने वाले हैं, टाइट्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए अगले लेक्चर को सुनने से पहले ज़रूरी होगा कि आप यहाँ से पहले मोल कंसेप्ट में जितने भी लेक्चर हुए हैं और ये वाला लेक्चर उसको परफेक्ट कर लीजिए, उसका नोट्स अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। इसीलिए मैं यहाँ पर आपको टाइम दे रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मोल कंसेप्ट का। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो इसके पहले आपको जो भी सिखाया गया है मोल के बारे में, जो भी सिखाया गया है इक्विवेलेंट कंसेप्ट के बारे में, उसको अच्छे से रिवाइज करके रखेंगे। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।